एस्पिनाच गेम हमेशा से कॉम्प्लिकेटेड और अनप्रिडिक्टेबल रहा है। एस्पिनाच एक ऐसा खेल है जिसे हर राष्ट्र खेलता है या यूं कहीं खेलना पड़ता है। किसी भी ताकतवर राष्ट्र की सेना या हथियार चाहे कितने भी घातक या ताकतवर क्यों ना हो, वह राष्ट्र कमजोर है अगर उनकी इंटेलिजेंस या सीक्रेट सर्विस कमजोर है। एस्पिनाच एक्टिविटी में सबसे मुख्य होता है सीक्रेसी। सीक्रेसी के बल पर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र या अपने दुश्मन पर इफेक्टिव स्ट्रेटेजी थ्रू अपना एजेंडा हावी करती है। एक और चीज जो एस्पिनाच एक्टिविटी में खूब जरूरी है और वह है नेटवर्क। किसी भी राष्ट्र को कांस्टेंट थ्रेट राइवल कंट्रीज या दुश्मन से होता है। दुश्मन के घर में स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाकर वहां से इंफॉर्मेशन पास करना या कोई दुश्मन अपने घर में हो, उसे ढूंढकर एलिमिनेट तभी किया जा सकता है जब इंटेलिजेंस का नेटवर्क स्ट्रॉन्ग हो। एस्पिनाच एक्टिविटी हद से ज्यादा कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग रहता है। इस खेल को सीक्रेट एजेंट जो अपने दौरी जिंदगी है उसे बड़े सीक्रेटली जीते हैं। पर क्या हो जब एक देश के सीक्रेट सर्विस का एक ऑफिसर जो अपने देश से गद्दारी कर अपने ही देश के सीक्रेट और इंटेलिजेंस नेटवर्क को पैसे के लालच के चलते दुश्मन देश को बेच आए। बात कर रहे यूनाइटेड स्टेट्स के सीक्रेट सर्विस फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के उस ऑफिसर की जिसने एफबीआई की मोस्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सोवियट्स और उनके इंटेलिजेंस को पास ऑन किए। इस डबल एजेंट ने इस हद तक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पास ऑन किए कि उनके एस्पिनाच एक्टिविटी को डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने पॉसिबली द वर्स्ट इंटेलिजेंस डिजास्टर इन यूएस हिस्ट्री करार दिया। बात कर रहे हैं वर्ल्ड के सबसे खतरनाक डबल एजेंट में से एक और 15 कंसेक्यूटिव लाइफ सेंटेंस विदाउट पैरल की सजा काट रहे रॉबर्ट फिलिप हेंसन की। रॉबर्ट हेंसन का जन्म शिकागो के इलिनॉइस के लूथरन फैमिली में हुआ था। उनके पिताजी हॉवर्ड शिकागो में पुलिस ऑफिसर थे। हेंसन का बचपन बहुत चैलेंजिंग रहा। उनके पिता उन्हें फिजिकल एंड इमोशनल अब्यूज करते। इस चैलेंजिंग चाइल्डहुड में रॉबर्ट कभी खुल के बाहर आ ही ना पाए। वक्त आगे बढ़ता रहा और साल आया 1962। 1962 में वे विलियम हॉवर्ड टेफ्ट्स हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुए। इसके बाद गेल्सबर्ग में स्थित नॉक्स कॉलेज में केमिस्ट्री सब्जेक्ट से 1966 में बैचलर्स डिग्री हासिल की। इसके बाद रॉबर्ट हेंसन ने नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में क्रिप्टोग्राफर पद के लिए आवेदन किया था, लेकिन बजट असफलताओं की वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। इसके पश्चात उन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में डेंटल स्कूल में एडमिशन लिया, लेकिन 3 साल बाद अपना ध्यान बिजनेस पर दिया। रॉबर्ट हेंसन ने 1971 में एमबीए इन अकाउंटिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम की डिग्री हासिल की और एक अकाउंटिंग फर्म में नौकरी की। उन्होंने 1 साल बाद नौकरी छोड़ दी और शिकागो पुलिस डिपार्टमेंट में फॉरेंसिक अकाउंटिंग के मामलों में एज एन इंटरनल अफेयर इन्वेस्टिगेशन के तौर पर जॉब किया। रॉबर्ट हेंसन यहां जॉब पर जॉब बदलते जा रहे थे। फिर साल आया जनवरी 1976 और उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट भी छोड़ दी और फाइनली लाइफ चेंजिंग इंस्टीट्यूशन में जुड़े, जो था फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एफबीआई। परंतु टाइमलाइन में हल्के से पीछे की ओर चले तो 1968 में रॉबर्ट हेंसन ने अपने जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाया। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में डेंटल स्कूल के दौरान उनकी मुलाकात रोमन कैथोलिक जिनका नाम बर्नेड वॉग था, परंतु सब उन्हें बॉनी बुलाते। 1968 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद रॉबर्ट हेंसन लूथरनिज्म से कैथोलिज्म को अपनाया और उसे चुस्तता से अपनाया। रॉबर्ट हेंसन ने यह कन्वर्जन दिल खोलकर स्वीकारा और समान विचारधारा वाले लोगों के साथ कैथोलिक ऑर्गेनाइजेशन ओपस डेल ज्वाइन किया। जनवरी 12, 1976 एफबीआई ज्वाइन करने के बाद रॉबर्ट हेंसन की पहली पोस्टिंग एज अ फील्ड ऑफिसर गैरी, इंडियाना में हुई। 2 साल वहां काम करने के बाद 1978 में वे न्यूयॉर्क में स्थित फील्ड ऑफिस में ट्रांसफर हुए। यहां वे अपने बढ़ते और खुशहाल परिवार के साथ रह रहे थे। उनके 3 बच्चे और पत्नी बोनी के साथ बेहतरीन जिंदगी काट रहे थे। इसके पश्चात 1979 में उन्हें काउंटर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया गया। यहां उन्होंने सोवियट्स के खुफिया डेटाबेस पर काम करने का मौका मिला। बस यहीं से रॉबर्ट हेंसन की लालच और अति महत्वाकांक्षा होने के गुण बाहर आने वाले थे।
और यह गुण उन्हें डबल एजेंट, दुनिया के सबसे खतरनाक डबल एजेंट बनाने की ओर ले जा रहे थे। उसी साल 1979 रॉबर्ट ने न सिर्फ सोवियत डेटाबेस पर काम किया, परंतु उनके हायर ऑफिशियल्स को बड़े ही क्लोजली नोट किए जा रहे थे। उन्होंने एक दिन सोवियत मेन इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट GRU में अपनी सर्विस ऑफर की। रॉबर्ट का लालच यहां मेन रीजन बना, वरना जनरली कोई भी एजेंट डबल एजेंट पॉलिटिकल या कोई पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के चलते ही बनता है। रॉबर्ट हेंसन ने 1976 से 1981 टर्म के बीच कई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सोवियट्स को पास कर उनका भरोसा जीतने की कोशिश की, परंतु किसी भी डबल एजेंट्स पर यूं ही भरोसा सोवियट्स न करती। कांस्टेंट इंफॉर्मेशन पास करने के बाद रॉबर्ट ने एक अत्यंत सफल इंफॉर्मेशन सोवियट्स को पास की। रॉबर्ट ने इस बार सोवियत को उनके ट्रेटर एजेंट की इंफॉर्मेशन दी, जिसका नाम था दिमित्री पोलिकोव। दिमित्री ने CIA को कई क्रूशियल इंफॉर्मेशन सोवियट्स की पास की थी। रॉबर्ट सोवियट्स को उनके ट्रेटर एजेंट की इंफॉर्मेशन पास करके उनके नजरों में आना चाहता था। सोवियट्स ने कड़ी नजर दिमित्री पर रखी, यह देखने के लिए रॉबर्ट के इंफॉर्मेशन में दम है या नहीं। और बात आई रॉबर्ट के फेवर में जब 1985 में CIA के एक डबल एजेंट ऑल्ड्रिच एम्स ने दिमित्री पोलिकोव का नाम सोवियट्स को सौंपा। सोवियट्स को रॉबर्ट पर भरोसा बैठ गया और यहां से वेल रिलेशन एस्टैब्लिश हुए रॉबर्ट और सोवियट्स के बीच। रही बात डबल एजेंट दिमित्री पोलिकोव की, तो उसे 1986 में सोवियट्स ने अरेस्ट किया और 1988 में उसे मिस्टीरियस वे में मौत के घाट उतार दिया। उन्नीस में रॉबर्ट का ट्रांसफर वॉशिंगटन FBI हेडक्वार्टर्स में हुआ। यहां पर उनका जॉब एक दूसरे डिपार्टमेंट में हुआ। अब वे FBI के बजट ऑफिस में पोस्ट हुए। यह पोस्टिंग उनके लिए गेम चेंजिंग साबित होने वाली थी, क्योंकि बजट ऑफिस फंड सैंक्शंस करता था अलग अलग ऑपरेशंस को। रॉबर्ट को इसके जरिए यह पता चलता कि कौन से ऑपरेशंस FBI के लिस्ट में एग्जिस्ट करते हैं, उनका ऑपरेशंस का क्या मोटिव है और किस किस लोकेशन में वे तैनात हैं। सारे इंफॉर्मेशन रॉबर्ट से पास होते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, एक्टिविटीज रिलेटेड टू वायर ट्रैपिंग्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस पर ध्यान रखने का काम रॉबर्ट को मिला। इस फील्ड में स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस में कुछ इस तरह रॉबर्ट ने महारत हासिल की कि उन्हें कंप्यूटर का एक्सपर्ट माने जाने लगा। इस फील्ड में 3 साल तक काम करने के बाद रॉबर्ट हेंसन का ट्रांसफर FBI के सोवियत एनालिटिकल यूनिट में हुआ। इस यूनिट का काम था US में हो रहे सोवियत स्पाइस द्वारा इंटेलिजेंस ऑपरेशन को आइडेंटिफाई, स्टडी और एनालाइज करना। के साथ ही साथ जो एजेंट सोवियत से CIA या FBI पर इंफॉर्मेशन पहुंचाकर डबल एजेंट का काम कर रहे थे, उन पर स्पाई करना रॉबर्ट का काम था। FBI का एक खतरनाक सिस्टम था। किसी भी एजेंट को एक ही जॉब असाइन करने की जगह अलग अलग डिपार्टमेंट में असाइन किया जाता। इस रूल से रॉबर्ट हेंसन भी अछूता न था। साल 1988 में रॉबर्ट की पोस्टिंग फिर से दूसरे डिपार्टमेंट में हुई। इस बार उनकी पोस्टिंग न्यूयॉर्क में हुई, जहां उन्हें सोवियट्स के अगेंस्ट काउंटर इंटेलिजेंस का काम सौंपा गया था। यहां पर रॉबर्ट ने फिर से इंफॉर्मेशन की लेन देन सोवियट से रखना चालू किया। 1 अक्टूबर 1985 में एक अनोनिमस लेटर रॉबर्ट हेंसन ने KGB को सौंपा। इस लेटर में उन्होंने अपने सर्विस ऑफर की सोवियट्स को $1,00,000 की कीमत पे, और उसके बाद रॉबर्ट ने अति महत्वपूर्ण नाम सोवियट्स को सौंपे। यह अति महत्वपूर्ण नाम सोवियट्स के डबल एजेंट्स के थे जो FBI के लिए काम करते थे। यह 3 नाम आप दर्शक बहुत ध्यान से याद रखें, क्योंकि यह 3 नाम जो रॉबर्ट ने सोवियट्स को सौंपा, आगे चल के बहुत तकलीफ रॉबर्ट को देने वाले थे। यह 3 नाम थे बोरिस यूजिन, वेलेरी मार्टिनोव और सर्जी मोतोरिन। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि CIA डबल एजेंट ऑल्ड्रिच एम्स ने इससे पहले ही यह नाम सोवियट्स को एक्सपोज कर दिए थे, परंतु रॉबर्ट का दोबारा यह नाम देना सोवियट्स के लिए डबल सिक्योरिटी था। उसके बाद सोवियट्स ने एक एक करके एजेंट से निपटने की शुरुआत की। वेलेरी मार्टिनोव और सर्जी मोतोरिन को बड़ी सावधानी से मॉस्को बुलाया गया। मार्टिनोव और मोतोरिन उनके चाल को समझ न पाए और वे मॉस्को आ पहुंचे। उनके आते ही सोवियट्स ने उन्हें अरेस्ट किया। दोनों के सामने उनके डबल एजेंट्स होने के प्रूफ्स सामने रखे गए। दोनों एजेंट्स को आत्मसमर्पण करना ही पड़ा। उसके बाद सोवियट्स ने उन्हें सोवियट्स के खिलाफ एस्पिनाज एक्टिविटी करने का दोषी बताया, और उसके बाद दोनों एजेंट्स को मिस्टीरियस वे में वाया गन शॉट से मौत की घाट उतार दिया गया। रही बात बोरिस यूजिन की, तो यूजिन को राजनीतिक कैदियों के तहत 6 साल कठोर इंप्रिजनमेंट की सजा हुई
और उस सजा के बाद अपने आप को महफूज रखने के चक्कर में बोरिस यूजिन सोवियत छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यूएस माइग्रेट हो गए। यह 1 अक्टूबर 1985 का लेटर, जिसमें 3 डबल एजेंट्स के नाम रॉबर्ट ने सोवियट्स को सौंपे, यह लेटर आने वाले समय में रॉबर्ट के एस्पिनाज डेज के सरदर्द का कारण बनने वाला था, जिससे रॉबर्ट खुद अनजान था। 1987 में रॉबर्ट को वॉशिंगटन डीसी वापस बुलाया गया। इस बार उन्हें काम मिला था संभावित एफबीआई के डबल एजेंट्स के बारे में पता लगाने की, जिन्होंने सोवियट्स के डबल एजेंट्स और एफबीआई सीआईए के काम आने वाले मार्टिनोव और मोतोरिन को दगा दे सोवियट्स के हाथों मरवाया। मजे की बात यह थी कि दगा किसी और ने नहीं परंतु खुद रॉबर्ट हेंसन ने दिया, और बेचारी एफबीआई हथियार के हाथों में कमान सौंपने जा रही थी। रॉबर्ट को बस यही चाहिए था। उसने बड़े ही चालाकी से अपने हर संभावित ट्रेल्स को क्लियर किया और नए सस्पेक्ट्स खड़े कर दिए। ऐसे एफबीआई एजेंट्स के नाम दिए जिन पर खुद एफबीआई हाथ धोकर पीछे पड़ी थी। इस तरह रॉबर्ट ने एंटायर केस को पलट कर रख दिया। आरोप प्रत्यारोप का दौर चला और देखते देखते रॉबर्ट इस केस से चिंता मुक्त हो गया। परंतु एक बात उसे खुद को मालूम न था, और वह यह था कि चिंता जिसे वह मान रहा था कि पीछा छूट चुका है, वो आगे अभी भी और नुकसान पहुंचाने वाला था। खैर, साल आया 1979। फेलिक्स ब्लॉच नाम के एक एफबीआई एजेंट पर एफबीआई ने हाथ धरा। उसे पकड़ा गया सोवियट्स के लिए इन्फॉर्मेंट बनने के जुर्म में। हेंसन बड़े अच्छे से जानता था कि सोवियट को इस बारे में इन्फॉर्म करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने तुरंत सोवियट से कांटेक्ट बनाया और फेलिक्स ब्लॉच के पकड़े जाने की इंफॉर्मेशन सोवियट्स को पास ऑन की। सोवियट्स तुरंत हरकत में आ गई और ताबड़तोड़ फेलिक्स से सारे कनेक्शंस तोड़ दिए गए। इसके बाद धीरे धीरे सारे ट्रेल्स सोवियट्स ने इरेज करने शुरू कर दिए। एफबीआई ने दूसरी तरफ खूब प्रयास किया हार्ड प्रूफ्स इकट्ठा करने की, परंतु कुछ खास एविडेंस इकट्ठा न हो पाया फेलिक्स ब्लॉच के खिलाफ। एज ए रिजल्ट फेलिक्स को छोड़ना पड़ा, परंतु स्टेट डिपार्टमेंट्स ने फेलिक्स को एफबीआई से टर्मिनेट किया और आगे चलकर उनकी पेंशन भी रोक दी। उसी साल रॉबर्ट हेंसन ने एक एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन अबाउट अमेरिकन प्लानिंग फॉर मेजरमेंट एंड सिग्नेचर इंटेलिजेंस के इंफॉर्मेशन सोवियट्स को पास ऑन किए। इन डॉक्यूमेंट्स में रडार, स्पाई सैटेलाइट, सिग्नल इंटरसेप्ट्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशंस थे। एक और घातक और गेम चेंजिंग इंफॉर्मेशन रॉबर्ट हेंसन सोवियट्स को सौंपने वाला था। उस इंफॉर्मेशन के अनुसार जब सोवियत संघ एक और दूतावास का निर्माण किया तो एफबीआई ने उनके डिकोडिंग कक्ष के नीचे सुरंग खोदी। एफबीआई ने उसे छुपाने की योजना बनाई। बस उसी इंफॉर्मेशन को रॉबर्ट्स ने सोवियत तक पहुंचाया। सोवियट्स इस हद तक रॉबर्ट से इंप्रेस हुए कि इस इंफॉर्मेशन के बदले उसे $50,000 इन कैश दिए। सोवियट्स का भरोसा रॉबर्ट ने अच्छे से जीता। सिर्फ सोवियट्स का नहीं, अपने चालाक दिमाग से रॉबर्ट ने एफबीआई के ट्रस्ट को भी जीता। इस हद तक जीता कि रॉबर्ट का ब्रदर इन लॉ भी एक एजेंट था जिसका नाम मार्क वॉक था। मार्क की पत्नी ने हेंसन के ड्रेसिंग रूम में कई नोटों के बंडल्स देखे। यह बात मार्क को पता चली। वो जानते थे कि एफबीआई उनके ऑर्गेनाइजेशन में पड़े मोल को ढूंढ रही है। मार्क ने सारी बात अपने सुपरवाइजर्स को बताई, लेकिन अपने काम में माहिर और एफबीआई के भरोसेमंद एजेंट्स में से एक बन चुके रॉबर्ट पर एफबीआई ने कोई एक्शन नहीं लिया। इस तरह सोवियट्स के लिए वो एक भरोसेमंद आदमी तो बने ही, पर एफबीआई जिसे वो धोखा दे रहे थे उनके लिए भी वो भरोसेमंद था। रॉबर्ट हेंसन का समय तो ठीक चल रहा था, परंतु दुनिया का वो हिस्सा जिससे वे जुड़ा था उसमें जोरदार बदलाव आया। साल 1991 में सोवियत यूनियन पूरी तरह से कोलैप्स हुई और यह छोटा मोटा बदलाव नहीं परंतु भारी बदलाव था। यहां रॉबर्ट पूरी तरह से घबराया था कि सोवियट्स का फॉल कहीं उसे एक्सपोज ना करा दे, और उस डर से उसने अपने हैंडलर से पूरी तरह से कांटेक्ट को तोड़ दिया और अपने आप को पूरी तरह से आइसोलेट किया। अगले साल 1952 में टूटा सोवियत जो अब रशिया था, उनकी खुफिया एजेंसी केजीबी ने अपने इनएक्टिव स्पाइस से कांटेक्ट बनाना शुरू किया। 10 महीने से रॉबर्ट जो दूर था केजीबी और जेआरयू से, उसने रिस्की मूव के जरिए कांटेक्ट बनाया। खतरनाक चाल चल खुद रॉबर्ट रशियन एम्बेसी जा पहुंचा। वहां के पार्किंग लॉट में उसकी मुलाकात जेआरयू के एक ऑफिसर से हुई।
हैंसन ने उस ऑफिसर के सामने कई क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स पेश किया और अपने कोड नेम रेमन ग्रासिया जिक्र किया ताकि ऑफिसर उसकी शिनाख्त कर सके, परंतु यह गेम उल्टा निकला। उस ऑफिसर ने रॉबर्ट को पहचानने से साफ साफ इनकार कर दिया। वो ऑफिसर उस कोड नेम को पहचान न सका और बिना कुछ बोले रॉबर्ट से दूर चला गया। यह घटना जो रॉबर्ट के साथ हुई, उस घटना के बारे में उस ऑफिसर ने GRU को रिपोर्ट की और रॉबर्ट हैंसन पर ट्रिपल एजेंट होने की बात को अपने सुपीरियर्स के सामने जाहिर किया। हैंसन ने इंफॉर्मेशन पास करने का रिस्क जारी रखा जब उन्होंने एक साथी FBI एजेंट रे मिसलॉक के कंप्यूटर को हैक किया। मिसलॉक के कंप्यूटर से एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ढूंढ निकाला। किसी को उन पर शक ना हो, इसलिए उन्होंने अपने सुपीरियर्स को यह हैक्ड कंप्यूटर दिखाया। रॉबर्ट ने यह कहा कि कंप्यूटर को और सिक्योर करना चाहिए ताकि हमारे क्रूशियल इंफॉर्मेशंस लीक ना हो। सबसे पहले FBI ने अचानक से किया इस एक्ट को अजीब माना और इन्वेस्टिगेशन शुरू की। हालांकि आगे इन्वेस्टिगेशन के बाद FBI ने स्वीकारा कि सिस्टम को ठीक और सिक्योर करने की जरूरत है। यह बात अलग है कि मिसलॉक का मानना था कि हैंसन का अचानक उनके कंप्यूटर को एक्सेस करना और कुछ नहीं पर एक सोची समझी चाल थी। रॉबर्ट उस कंप्यूटर में यह चेक करना चाहता था कि उनका नाम FBI के सस्पिशियस एजेंट्स में है या नहीं। और दोस्तों, मिसलॉक का यह दावा आगे चलकर 100% एक्यूरेट भी निकला। जी हाँ, रॉबर्ट ने अपने नाम को चेक करने के लिए कंप्यूटर हैक किया था, यह देखने के लिए कि कहीं वे FBI के रडार में तो नहीं, जिसमें वो सफल भी हुए। साल 1994 में रॉबर्ट ने FBI को नेशनल काउंटर इंटेलिजेंस सेंटर में अपने ट्रांसफर होने की इच्छा जताई। FBI को इस बात से कोई परेशानी न थी, परंतु रॉबर्ट को लाई डिटेक्टर टेस्ट पास करना जरूरी था। उसके बाद ही ट्रांसफर मिलने की बात FBI ने कही। रॉबर्ट अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारता? इस लाई डिटेक्टर का प्रोसेस सुनते ही रॉबर्ट ने अपने काउंटर इंटेलिजेंस सेंटर से जुड़ने की इच्छा से दूरी बना ली। रॉबर्ट भले ही संभल के अपने कदम रख रहा हो, परंतु आने वाले सालों में उनका मुकाबला समस्याओं से होने वाला था। साल 1997 में FBI के एक एजेंट अर्ल एडविन पिट्स ने FBI को हैंसन द्वारा मिसलॉक इंसिडेंट के रचने व डर्टी ट्रिक से आगाह किया। अकॉर्डिंग टू अर्ल एडविन पिट्स, रॉबर्ट वॉज अ डर्टी डबल एजेंट। लेकिन रॉबर्ट पर अंधा विश्वास करने वाली FBI ने इस बात को नकार दिया। इसके बाद नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन यूनिट ने रॉबर्ट हैंसन के कंप्यूटर को इन्वेस्टिगेट किया, परंतु कुछ हाथ न लगा। इसके बाद नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन चीफ जॉनी सुलिवन के कंप्यूटर टैंपरिंग की बात सामने आई। इतने बड़े ऑफिसर के कंप्यूटर का टैंपरिंग होना बहुत बड़ी बात थी। इसके इन्वेस्टिगेशन में यह बात सामने आई कि कंप्यूटर की टैंपरिंग पासवर्ड क्रैकिंग प्रोग्राम द्वारा हुई थी, जो रॉबर्ट हैंसन ने इंस्टॉल किया था। ताबड़तोड़ रिपोर्ट हैंसन के अगेंस्ट फाइल हुई और उनसे उनका स्टेटमेंट मांगा। रॉबर्ट ने जो बचाव में स्टेटमेंट दिया वह हास्यास्पद था और उस स्टेटमेंट से वे बच भी निकले। रॉबर्ट ने स्टेटमेंट में कहा कि उनके कंप्यूटर से वे कलर प्रिंटर से कनेक्ट करना चाहते थे, जिससे उन्हें एडमिन पासवर्ड की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने पासवर्ड क्रैकर द्वारा एडमिन पासवर्ड को क्रैक किया। रॉबर्ट ने इतने सही से बेतुके के रीजन का हिसाब बिठाया कि कोई कुछ बोल न पाया और रॉबर्ट पर सबका भरोसा भी था, इसलिए वार्निंग के साथ रॉबर्ट को छोड़ दिया गया। जबकि असल बात तो यह थी कि उन दिनों FBI में मोल है। इस बात पर FBI के सुप्रीम अथॉरिटीज ने लगातार इन्वेस्टिगेशन जारी रखा। रॉबर्ट ने वह कंप्यूटर टैंपर यह जानने के लिए किया था कि उस मोल लिस्ट में उनका नाम है या नहीं। अपना नाम न पाके जैसे तैसे रॉबर्ट ने फिर से GRU और KGB से कांटेक्ट एस्टैब्लिश किया और इस बार वापस पहले की तरह कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ। पैसे की लालच में एक बार फिर से रॉबर्ट ने कई इंफॉर्मेशन और भर भर के डॉक्यूमेंट्स पास ऑन किए। इस इंफॉर्मेशन के लेन देन से रॉबर्ट ने बहुत पैसे बनाए और FBI ने अपने कई पोटेंशियल एसेट्स को गंवाए। उन एसेट्स को चुन चुन कर KGB ने मौत के घाट उतारा। अब यहां पर 1994 में ओल्ड्रिच एम्स के धरपकड़ ने हाहाकार मचा दिया। एम्स ने यह बात स्वीकारी कि मार्टिनोव और मोतोरिन को KGB के सामने उसने खुद एक्सपोज किया। मार्टिनोव और मोतोरिन, जी हां, वही शख्स जो KGB के इंफॉर्मेशंस FBI और CIA को पास ऑन करते, जिनको KGB ने रशिया में बुलाकर उन्हें मिस्टीरियस वे में मौत के घाट उतारा। हकीकत की बात यह थी कि उन्हें पकड़वाने में रॉबर्ट का भी हाथ था, लेकिन वे बच निकले ओल्ड्रिच एम्स के एक्सेप्टेंस ऑफ एक्सपोजिंग मार्टिनोव और मोतोरिन के चलते।
परंतु यहां अब रॉबर्ट पूरी तरह से सेफ नहीं थे, क्योंकि फ्लेलिक्स ब्लॉच और एम्बेसी टनल इंफॉर्मेशन लीक मिस्ट्री अब भी सॉल्व नहीं हो पाई थी। यहां दूसरी तरफ एफबीआई और सीआईए ने साथ में टीम अप किया, क्योंकि वे उनके ऑर्गेनाइजेशन में रहे मोल को ढूंढना चाहते थे। एफबीआई और सीआईए के एसेट्स दिन पर दिन एक्सपोज होते जा रहे थे। रॉबर्ट पर शक जा ही नहीं रहा था, क्योंकि सस्पिशियस स्पाइस के लिस्ट में सीआईए एजेंट्स के नाम ज्यादा थे। एफबीआई का यह एजेंट अब भी शक से दूर था। साल 1998 में ब्रायन केली नाम के एक सीआईए ऑपरेटिव की धरपकड़ हुई। यह एजेंट फेलिक्स ब्लॉच इन्वेस्टिगेशन में सम्मिलित था। एफबीआई और सीआईए ने ब्रायन केली का फोन टैप किया और उसके हर मूवमेंट्स को ट्रैक किया। नवंबर 1998 में एक अनजान आदमी ब्रायन केली के घर पर दस्तक देकर बोलता है कि तुम यानी ब्रायन केली एफबीआई के रडार पर है और वे उसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए वो मेट्रो स्टेशन में आकर उसका संपर्क करें। ब्रायन ने यह बात उल्टा से एफबीआई को रिपोर्ट की। एफबीआई को यह बात अजीब लगी और उन्होंने ब्रायन को एडमिनिस्ट्रेटिव लीव दिया। यह बात अलग है कि हैंसन के अरेस्ट के बाद यह बात भी सामने आई कि ब्रायन केली निर्दोष था। उसके कुछ महीनों बाद एक रशियन डबल एजेंट ने एफबीआई को कांटेक्ट किया। उसने एफबीआई को उनके डबल एजेंट्स के नाम सौंपने की बात कही। उसने यह इंफॉर्मेशन के बदले $7 मिलियन की मांग की। यह अमाउंट बहुत बड़ा था, लेकिन एफबीआई के चैलेंजेस के सामने उसकी कोई कीमत न थी। एफबीआई ने उस रशियन डबल एजेंट, जिसका नाम अलेक्जेंडर शाशरबकोव था, उससे डील की। यह डील के बारे में रॉबर्ट हैंसन को पता लगा। चोर चाहे जितना धन चुरा ले, चोरी पकड़े जाने की चिंता उसे उसके चिता तक रहती है। कुछ ऐसा ही रॉबर्ट हैंसन के साथ हुआ। रॉबर्ट ने रशियन डबल एजेंट से कांटेक्ट एस्टैब्लिश किया, इस बात से अनजान कि अलेक्जेंडर का फोन टैप हो रहा था। रॉबर्ट को यह कंफर्मेशन मिल गया कि उसका नाम मोल लिस्ट में नहीं है। अलेक्जेंडर के साथ हुई कॉन्वर्सेशन एफबीआई तक पहुंची, पर एफबीआई यह ना जानती थी कि वह कौन था जिसने डबल एजेंट अलेक्जेंडर से बात की। कॉन्वर्सेशन रिकॉर्डेड टेप को सीआईए ने बहुत ही सीरियसली लिया, क्योंकि वह आम लीक बनने वाला था मोल हंट में। एफबीआई का एक एजेंट माइकल वॉक्सपैक को आवाज जानी मानी लगी, लेकिन याद नहीं आ रहा था कि वह कौन था। बाकी फाइल्स की छानबीन करते हुए उन्हें जनरल जॉर्ज एस पैटन की एक फाइल मिली, जिसमें एक मोल ने द पर्पल पिसिंग जैपनीज का कोड यूज किया था। माइकल वॉक्सपैक के साथ फाइल की छानबीन करते एफबीआई एनालिस्ट बॉब किंग को यह कोड खटका। उन्होंने जरा जोर दिया तो याद आया कि द पर्पल पिसिंग जैपनीज कोड रॉबर्ट हैंसन अक्सर यूज करते थे। बस फिर क्या था, बॉब किंग और माइकल वॉक्सपैक ने यह टेप की आवाज बार बार सुनी, एंड गेस व्हाट, दे फाउंड द मोल, हु वाज रॉबर्ट हैंसन। माइकल और बॉब किंग ने पूरी रिपोर्ट एफबीआई को सौंपी। अब बस एफबीआई को पता था कि आगे करना क्या है। एफबीआई ने हैंसन को कांस्टेंट ट्रैक किया और हाई सर्विलेंस पर रखा। सर्विलेंस पर रखने से पता लगा कि रॉबर्ट के क्लोज रिलेशंस थे रशियंस के साथ। एफबीआई जरा भी नहीं चाहती थी कि रॉबर्ट को एफबीआई पर शक हो, इसलिए एफबीआई ने रॉबर्ट का प्रमोशन किया और एफबीआई कंप्यूटर सिक्योरिटी में जॉब असाइन किया। साथ ही साथ एक असिस्टेंट भी रॉबर्ट के साथ रखा। वह असिस्टेंट यानी एरिक ओ'नील वास्तव में असाइन हुआ था ताकि वो क्लोजली रॉबर्ट को ऑब्जर्व कर सके। एफबीआई क्लोजली नोट कर रही थी। वहीं हैंसन को शक हुआ कि उसकी गाड़ी को बग किया गया है, परंतु घमंड में चूर रॉबर्ट को यह शक बेतुका लगा। और फिर आया दिन फरवरी 18, 2001। रॉबर्ट डेड ड्रॉप मेथड यूज करने वाला था इंफॉर्मेशन रेशियास को पास ऑन करने के लिए। डेड ड्रॉप मेथड वह मेथड है जहां एक पर्टिकुलर जगह पर एक एजेंट बिना किसी के नजर में आए इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है। हैंसन उस दिन वर्जीनिया के फॉक्सटोन पार्क पहुंचा। रॉबर्ट ने पार्क के साइन पर टेप का सफेद टुकड़ा रखा, जो उनके रशियन हैंडलर के लिए संकेत था। फिर उन्होंने सामान्य रूटीन की तरह डॉक्यूमेंट्स को एक सील बंद कचरे के बोरे में एक पैकेज लिया और नाले के ऊपर एक लकड़ी के फुटब्रिज के नीचे टेप करके रख दिया। बस यह देखते एफबीआई ने हैंसन को रंगे हाथ पकड़ा। रॉबर्ट को पकड़ने के बाद एफबीआई ने 2 दिन तक राह देखा कि कोई उस डॉक्यूमेंट को लेने आए, पर कोई आया नहीं।
इसके बाद रॉबर्ट हेंसन पर मुकदमा चला। एफबीआई इतिहास के सबसे डिजास्टरस इंसिडेंट में से एक इंसिडेंट बना। कई एसेट्स को एफबीआई ने खोया रॉबर्ट के लालच चलते। रॉबर्ट को ओरिजिनली डेथ सेंटेंस देना था, परंतु रॉबर्ट ने अपना जुर्म कन्फेस किया और एफबीआई एंड सीआईए के अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट करके उसके डेथ सेंटेंस को नकारा गया। परंतु रॉबर्ट फिलिप हेंसन को 18 यूएससी 794A 794C एस्पिनाच एक्ट तहत 15 कंसेक्यूटिव लाइफ इम्प्रिजनमेंट विदाउट पैरल की सजा हुई। फेडरल ब्यूरो ऑफ प्रिजन का प्रिजनर नंबर 48551-083 का यह कैदी आज फ्लोरेंस के सुपरमैक्स प्रिजन में एक दिन में 23 घंटे की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी 23 घंटे एकांत की कठोर सजा काट रहा है। तो दोस्तों, यह कहानी थी एक ऐसे एजेंट की जिसने लालच का रास्ता अपना कई ईमानदार और जान की बाजी लगाने वाले अपने देश से प्यार करने वाले एफबीआई एसेट्स यानी एफबीआई एजेंट्स को दुश्मन देश के हवाले कर मौत के घाट उतरवाया। एक एजेंट जो इस भरोसे से अपने देश के लिए हर समय संकट से लड़ अपने देश की सेवा करता है, उस एजेंट की मौत पर अपने शौक को पूरा करने वाले ऑफिसर रॉबर्ट हेंसन स्पाई वर्ल्ड को और मिस्टीरियस बना देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एस्पिनाज वर्ल्ड को और ध्यान से समझने और उसके मिस्ट्री को सुलझाने की तलाश में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।